हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपके स्टार साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे। त्वरण जिसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन गुरुत्व बल या ग्रेविटेशनल फोर्स या उस खगोलीय पिंड की ग्रेविटी के द्वारा होता है तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी के द्वारा डिनोट करते हैं। जो मात्रक त्वरण का होता है वही मात्रक किसका होता है? गुरुत्वीय त्वरण का होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माना कोई खगोलीय पिंड है और इसका द्रव्यमान है कैपिटल एम। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान है स्मॉल एम और इस ऑब्जेक्ट की इस खगोलीय पिंड के केंद्र से जो डिस्टेंस है वह है स्मॉल डी। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से इस ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाला जो बल होगा वो बल होगा, वो उसके द्रव्यमान और त्वरण के क्या होगा? गुणनफल के बराबर होता है। तो बल बराबर होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। लेकिन यहां पे जो त्वरण हुआ है वो इस खगोलीय पिंड की ग्रेविटी के द्वारा हुआ है, जिसे हम क्या करें? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो यहां पे F बराबर है ma और a की स्थान पर क्या लिखेंगे? F बराबर लिखेंगे mg, क्योंकि यहां पे जो वेग में परिवर्तन हुआ है उस खगोलीय पिंड की ग्रेविटी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो F बराबर mg, ये है समीकरण 1। यदि हम देखें किस ऑब्जेक्ट और खगोलीय पिंड के मध्य जो लगने वाला जो आकर्षण बल होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से जो लगने वाला जो बल होगा, आकर्षण बल होगा, वो F बराबर होगा इन दोनों पिंडों, मतलब आपका ये पिंड, खगोलीय पिंड और ऑब्जेक्ट, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर और ऑब्जेक्ट और जो खगोलीय पिंड है इनके मध्य जो डिस्टेंस है उसकी दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया समीकरण 2। यदि हम यहां पे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की क्या करें? तुलना करें तो देखें तो दोनों में F कॉमन है तो कॉमन हटा देते हैं। तो mg यहाँ से आ गया और यहाँ से क्या जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। तो स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, क्या बचा? स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या हो गया? सार्वत्रिक नियतांक g कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। इसका मतलब है कि किसी भी खगोलीय पिंड पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा उस खगोलीय पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और ऑब्जेक्ट की दूरी पर निर्भर करता है। यदि इस ऑब्जेक्ट की दूरी को बढ़ाएंगे तो जी का मान कम रहेगा, यदि इस ऑब्जेक्ट की दूरी कम रहेगी तो जी का मान क्या होगा? हमें अधिक प्राप्त होता है। यदि इसको मान लेते हैं समीकरण 3। यदि हम समीकरण 3 में m के स्थान पर रखते हैं me क्या है? यहाँ पे me है पृथ्वी का द्रव्यमान। क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। यदि हम यहाँ पे d की स्थान पर मान लें re मतलब यहाँ पे है पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा कितना होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा GS
मतलब यहाँ पे सरफेस पे, पृथ्वी की सरफेस पे कितना होगा, बराबर है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और m की जगह पे क्या लिख दिया हमने, इस me मास ऑफ अर्थ, और d के स्थान पे लिख दिया re का स्क्वायर। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा उस पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर समानुपाती, और जो त्रिज्या होगी पृथ्वी के उसकी दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम g के मान की यदि हम g के मान का क्या करें, परिकलन करें, तो कैसे निकालेंगे g का मान, तो आप इसमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे me पृथ्वी के द्रव्यमान की। हम जानते हैं कि me होता है 6 × 10⁻24 kg। यदि बात करें हम आरी की बात करें, पृथ्वी की रेडियस की बात करें, तो होता है 6400 किलोमीटर। यदि हम मीटर में चेंज करें इसको, 6400 × 1000 बराबर है 6.4 10⁻6 क्या आएगा, मीटर। ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि हमें g पता है, g का मान कितना होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यदि हम इन मानों को समीकरण 4 में रख दें तो हमें क्या निकल के आएगा, हमें g का मान निकल के आएगा। तो GS पृथ्वी की सरफेस पर जो g का मान होगा, वो g का मान यहाँ लिखेंगे कैपिटल G का 6.67 10⁻11 इंटू me पृथ्वी का जो द्रव्यमान कितना है वो है 6 × 10⁻24 kg बट्टे क्या है 6, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6.4 × 10⁻6 का क्या है स्क्वायर। यदि हम इनका कैलकुलेशन करें तो हमें पृथ्वी की सतह पर g का मान निकल के आता है 9.8, पर यहाँ पे g का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमने पाया कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति गोल नहीं है बल्कि नारंगी या जियोड होती है, और विषुवत रेखा की जो त्रिज्या होती है वो ध्रुवों की त्रिज्या से कैसी होती है, अधिक होती है। जैसे मान चलिए ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का केंद्र, और यहाँ पे पॉइंट B ये है विषुवत रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, और यहाँ पे पॉइंट A है, ये मान लीजिए ध्रुव। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि RB का जो मान होता है, जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की जो त्रिज्या होती है वो ध्रुवों की त्रिज्या से कैसी होती है, अधिक होती है। जब सर R का मान यहाँ पे ज़्यादा है तो हमें G का मान क्या प्राप्त होगा, हमें कम प्राप्त होगा। और यदि यहाँ पे आप जानते हैं कि ध्रुवों की त्रिज्याएं कम है, यदि हम यहाँ पे RE का मान कम रखेंगे तो हमें क्या होगा, G कैसा होगा, अधिक प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ध्रुव होते हैं वहाँ पे G का मान कैसा होता है, अधिक होता है, ठीक है। और यदि हम बात करें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की बात करें तो यहाँ पे क्या है, G का जो मान होगा वो ध्रुवों की अपेक्षा कैसा होगा, हमें कम प्राप्त होता है, यहाँ पे होगा कम। यदि हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करें कि पृथ्वी की सतह पर GS का मान कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाएं तो सीधी सी बात है, पृथ्वी के केंद्र से उस ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, और इसलिए हमें क्या होगा, G का मान कम प्राप्त होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ G का मान क्या होता है, G के मान में क्या आती है, कमी आती है। यदि हम पृथ्वी की सतह से गहराई में जाएं तो गहराई के साथ साथ क्या होती है, G के मान में भी कमी आती है। तो गहराई के साथ साथ G के मान में क्या आती है, कमी आती है। यदि हम बात करें कि पृथ्वी के केंद्र पर G का मान क्या होता है, यदि बात करें कि पृथ्वी के केंद्र
केंद्र पर g का मान। तो पृथ्वी के केंद्र पर g का मान हमें 0 प्राप्त होता है। किसी भी खगोलीय पिंड की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण का मान उस खगोलीय पिंड के द्रव्यमान और उस ऑब्जेक्ट की उस खगोलीय पिंड से कितनी दूरी है इस पर निर्भर करता है। अब हम द्रव्यमान, मास, भार, वेट के बारे में चर्चा करते हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, हम उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। तो द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए केवल उसके परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम भार की बात करें, भार कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। मतलब ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है, हम उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि जिसमें परिमाण भी होता है और उसकी दिशा भी होती है। यदि बात करें द्रव्यमान को किसके द्वारा प्रदर्शित या डिनोट किया जाता है, इसको हम स्मॉल m के द्वारा डिनोट करते हैं। यदि भार की बात करें इसको हम कैपिटल W के द्वारा डिनोट करते हैं। यदि हम द्रव्यमान का यदि हम मात्रक देखें तो इसका मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम, केजी। यदि हम भार का मात्रक बात करें कि भार का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। द्रव्यमान, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो द्रव्यमान अपरिवर्तित या अनचेंज रहता है। इसका मतलब है यदि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान यदि मान चलो 10 kg है, यदि आप उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान कितना रहेगा? 10 kg रहेगा। यदि आप ब्रह्मांड के किसी भी खगोलीय पिंड पर यदि 10 kg के द्रव्यमान को आप ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान अनचेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ये द्रव्यमान क्या होगा? ये अपरिवर्तित रहता है। मतलब स्थान बदलने के साथ साथ इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि W की बात करें, W होता है परिवर्तित होता है। भार में क्या आता है? परिवर्तन आता है। क्यों आता है? आप जानते हैं कि W बराबर होता है mg। W बराबर क्या होता है? mg। m बात करें, m क्या है? उस वस्तु का द्रव्यमान। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान खगोलीय पिंड के साथ साथ क्या होता है? बदल जाता है। जैसे मान चलिए एग्जाम्पल बात करें, जैसे मान चलो किसी पिंड का द्रव्यमान है 10 kg, 10 kg द्रव्यमान है, ठीक है। यदि बात करें कि सर उसका भार कितना होगा, उसका भार कितना होगा, जैसे पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी पर भार कितना होगा, पृथ्वी पर भार हम कैसे निकालेंगे? W बराबर है mg। तो m का मान कितना है? 10 kg। तो 10 इंटू g का मान कितना है पृथ्वी पर? 9.8। तो कितना आ जाएगा? 98 आपका जाएगा न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो उस वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना होगा? 98 न्यूटन होगा। और ये द्रव्यमान है वो आप ब्रह्मांड के किसी भी पिंड पर ले जाइए, इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। यदि हम 10 kg द्रव्यमान के किसी वस्तु का यदि चंद्रमा पर भार देखें तो चंद्रमा पर भार कितना होगा? Wm बराबर होगा mg। तो आप जानते हैं m अनचेंज रहता है, तो 10 गुणा और चंद्रमा पर g का मान होता है 1.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या निकल के आता है? तो क्या होगा? कैलकुलेशन करिए, 16.1 न्यूटन। इसका मतलब है कि सर द्रव्यमान तो किसी पिंड का 10 kg है, उसका भार पृथ्वी पर हमें 98 न्यूटन प्राप्त होता है। द्रव्यमान तो 10 kg है, लेकिन यदि चंद्रमा पर भार कितना हो रहा है, उसी द्रव्यमान के पिंड का या वस्तु का हमें 16.1 न्यूटन प्राप्त होता है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि द्रव्यमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर अनचेंज रहता है। यदि आप द्रव्यमान को किसी ब्रह्मांड के किसी भी खगोलीय पिंड पर ले जाते हैं तो इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसके भार में परिवर्तन अवश्य होता है।
क्योंकि जी का मान प्रत्येक खगोलीय पिंड का कैसा होता है, अलग अलग होता है। यदि जी का मान अलग अलग है तो बाहर भी क्या होगा, हमें अलग अलग प्राप्त होता है। यदि स्टूडेंट्स हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।